और खासकर बीजेपी जैसे दल में अगर कोई सार्वजनिक तौर पर आकर बयान दे रहा है तो इसके बड़े गंभीर मायने। अगर और उन्होंने ये भी कहा कि हम कई बार हाथ जोड़ते हैं, केंद्रीय मंत्री के सामने हम गए। जी समझिए, एक और नाम है तब से ही वो कहीं मंत्रिमंडल में चर्चा होती है, बार बार उनका नाम आता है मदन कौशिक का। अब मदन कौशिक तो इस तरह से उम्र नहीं हो रहे। तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हराना चाहते हैं, मुझे किनारे करना चाहते हैं, दिखते हैं उन दौरों में, अन्य कार्यक्रमों में दिखते हैं जो। तो इसको इस तरह से भी देखना पड़ेगा कि 2027 को लेकर किसको अपने राजनीतिक अस्तित्व पर सबसे अधिक संकट दिख रहा है। जिसको अपने राजनीतिक अस्तित्व पर सबसे ज्यादा संकट दिख रहा है वो इतना ही बेचैन दिख रहा है। इसको इस तरह भी देखना पड़ेगा कि अगर उस समय पे जो असंतोष था जिस गुट में, उस गुट की कोई अगुवाई कर रहे थे तो यही बिशन सिंह चुफाल कर रहे थे और यही बिशन सिंह चुफाल आज भी बेचैन है। और भगत सिंह कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो तब भी इस तरीके की चीजें तमाम। तब जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उस घटना को नहीं भूल पा रहे। यानी कि अंदरूनी आपकी जो चिट्ठी चल रही है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही होगी, तभी आप मीडिया के सामने आके कह रहे हैं। लेकिन जब निकाय चुनाव से पहले उनकी जो ये नाराजगी है वो चरम सीमा पर पहुंच गई। और वो तो बीजेपी में कुछ चीजें तो है सार्वजनिक तौर पर दिखती है। अनिल बलूनी का बयान कोई साधारण बयान नहीं है, वो मीडिया के, और अनिल बलूनी कोई साधारण आदमी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हाल ही में एक बयान दिया जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में जो है एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हरीश रावत ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक गुटबाजी है और एक जबरदस्त गुट भाजपा में मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है। और ऐसा नहीं है, कई बार देखा भी गया जिस तरीके की गतिविधियां लगातार देखी भी जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, चाहे डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल हो, या फिर कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत हो, या फिर गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे हो, या फिर सांसद अनिल बलूनी हो, या फिर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, या फिर सांसद अजय भट्ट हो। इनके जो बयान है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, इस तरीके की राजनीति लगातार देखने को भी मिल रही है और इससे कई तरीके की बहस जो है उत्तराखंड में जन्म भी लेती है। और इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक दलों में और बाहर भी इस तरह की चर्चा होती है। आज इन्हीं को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं हम जनता टीवी उत्तराखंड के एडिटर योगेश राणा जी, और बातचीत करेंगे इन तमाम विषयों को लेकर। सर, सबसे पहले हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो राजनीति तमाम हो रही है और जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति का एक इतिहास जो रहा है कि स्थिरता को लेकर तमाम तरीके की बातें होती रही है, तो इसको लेकर सबसे पहले आपसे ये जानना ही चाहेंगे आप ही से कि किस तरीके से जो तमाम चीज़ें, जो हरीश रावत का बयान है, उसे किस रूप में देखा जाए जो उन्होंने बयान दिया, और तमाम चीज़ें जो फिलहाल समीकरण बन रहे हैं। देखिए, हरीश रावत क्या है, उत्तराखंड में कांग्रेस के विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, तो वो तो अपनी बात कहेंगे ही। लेकिन मौजूदा समय में अगर उत्तराखंड में बीजेपी को देखे तो बीजेपी में एक बात तो बहुत साफ साफ दिखती है। राजनीति में जब कोई अपनी बात रखनी होती है किसी को, वो राजनीति में पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखता है, और पार्टी में बार बार रखने के बाद जब लगता है नेता को कि सुनी नहीं जा रही है, और जब नेता को लगता है कि अब मेरी बात सीधे तरीके से नहीं मानी जा सकती या मेरी वो अहमियत साबित होती हुई दिख नहीं रही है, तो वो फिर मीडिया के सामने आता है। और खासकर बीजेपी जैसे दल में अगर कोई सार्वजनिक तौर पर आकर बयान दे रहा है तो इसके बड़े गंभीर मायने। अगर पिछले कुछ दिनों की बात देखें तो अगर आप देखेंगे अनिल बलूनी को कोटद्वार में आकर अगर मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ जाता है कि फाइल पता नहीं कहाँ अटकी हुई है, जांच आप भी करो, हम तो कर ही रहे हैं जी। और इस बयान के आने के कुछ दिन बाद पासपोर्ट ऑफिस हैंडओवर हो जाता है। वो तस्वीरें सामने आती है कि पासपोर्ट ऑफिस का काम कंप्लीट हो गया। अब वो किस साइन से रुका था, किस साइन से नहीं रुका था, ये एक अलग विषय है। लेकिन राजनीति का एक सीधा सीधा एक फंडा है कि अगर आपको ओपन आकर सार्वजनिक तौर पर ये कहना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और मौजूदा समय में अगर देखें, अगर आप अजय भट्ट को देखें, सांसद नैनीताल को, तो वो लगातार पिछले कई महीने से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जो वहाँ कैथ लैब बननी है उसको लेकर कि जो काम 3 या 4 महीने में होना था, 1 साल में होना था, वो 3 साल में भी नहीं हो पाया है। तो ये भी कहा जा सकता है कि यानी कि अंदरूनी आपकी जो चिट्ठी चल रही है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही होगी, तभी आप मीडिया के सामने आके कह रहे हैं। तो या फिर जो
तीरथ सिंह रावत के परिवार के किसी आदमी को लेकर जो एक ठगी का मामला था, और जी, जी। उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहना पड़ गया था कि मैंने चिट्ठी सार्वजनिक कब की जाती है? दबाव बनाने के लिए। जी, बिल्कुल। तो राजनीति में एक अंदरूनी सुलहबंदी से, एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे के कहने से ही चीजें स्मूथली आगे बढ़ जाती है, और जब नहीं बढ़ती तो दबाव की राजनीति की जाती है। दबाव की राजनीति भी शुरू में ओपन नहीं की जाती, शुरू में एक दूसरे को अंदर खाने कहा जाता है, समझाया जी, जाता है, बिल्कुल। दबाव डाला जाता है, यहाँ कहकर वहां कहकर। लेकिन जब लगता है कि चीजें नहीं बन रही है तो फिर उस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर किया जाता है। जिस तरह इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत रहे। वो सार्वजनिक मंच पे इसीलिए तो कहते हैं, जो बात मानी नहीं जा रही है उसको वहां कहकर एक दबाव बनाया जाता है, जी, या फिर अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। या फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो बीजेपी में कुछ चीजें तो है सार्वजनिक तौर पर दिखती है। अनिल बलूनी का बयान कोई साधारण बयान नहीं है, वो मीडिया के, और अनिल बलूनी कोई साधारण आदमी नहीं है, वो मीडिया के नेशनल लेवल के प्रभारी हैं, सांसद है, एक शक्तिशाली सांसद है, साधारण सांसद नहीं है। तो उनको ये कहना पड़ रहा है, अगर वो बड़ा उदास दुखी होकर कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कहाँ फाइल रुकी हुई है, कहाँ फाइल अटकी हुई है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे अनायास कह रहे हैं, उसके कहने का मकसद है, और मकसद कुछ दिन में हल होता हुआ भी दिखा। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कई बार हाथ जोड़ते हैं, केंद्रीय मंत्री के सामने हम गए, हमने हाथ जोड़े कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर वो पासपोर्ट लाए, लेकिन यहाँ पर वो साइन की वजह से रुक गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो मैंने कहा कि राजनीति में सार्वजनिक तौर पर अगर कहना पड़ रहा है तो इसका मतलब अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जी, जैसे इसी में ही आपने कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात आपने करी, अनिल बलूनी की बात करी। अगर हम देखें तो जो विधायक हैं गदरपुर से अरविंद पांडे, उनका भी जिस तरीके से लगातार उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही है, और वो खुले मंच पर अब देखने को मिल रही है, चाहे वो कालाढूंगी से विधायक हों बंशीधर भगत, वो भी लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देते हैं, पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं, वहाँ पर धरना देते हैं कालाढूंगी में, नैनीताल में। इसी तरीके से बिशन सिंह चुफाल राज्य मंत्री पर जो है आरोप लगाते हैं कि संगठन ने एक ऐसे आदमी को, जो उन्होंने हेमराज बिष्ट, जो कि वहाँ से राज्य मंत्री भी बनाए गए, उन पर आरोप लगाया कि एक ऐसे आदमी को दायित्व दे दिया पार्टी ने, जो मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर उन्होंने मामला उठाया था। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें जो हो भी रही है। अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो इन सब की, अगर एक चाहे अरविंद पांडे हो, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, अनिल बलूनी हो, या फिर अजय भट्ट हो, इनकी जो बात है, तो शुरू से बात करें तो अरविंद पांडे को लेकर जिस तरीके से जो उनकी नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो मैं आपका पक्ष इसमें जानना चाहेंगे कि आपका क्या इस पर निष्कर्ष है, आपका क्या विश्लेषण है, जो अरविंद पांडे लगातार जो है इस तरीके की राजनीति भी कर रहे हैं और लगातार दबाव भी बना रहे हैं, लगातार उनकी नाराज़गी देखने को जो है। देखिए राजनीति में क्या है ना, बीजेपी में अगर देखें तो जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया तो जाहिर है नेक्स्ट पीढ़ी को एक ये कमान सौंपी गई। तो राजनीति में ये तो एक साधारण सी बात है कि अगली पीढ़ी को दी तो पिछली पीढ़ी नाराज होती है। अरविंद पांडे का मामला क्या है, वो इससे और भी थोड़ा सा अलग बन जाता है। अगर आप गदरपुर सीट को लेकर देखेंगे, जब मुख्यमंत्री बने धामी, तो उसके बाद इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया जी, तो उसी समय से इनकी नाराजगी बार बार दिख रही है। ये जी। दिल्ली जाते हैं, देहरादून आते हैं, महेंद्र भट्ट ने भी इनको बुलाया था। लेकिन अभी जो उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि जो बुक्सा जनजाति के इष्ट देव है, हाँ, उनकी राजा की जो वो खंडित की गई प्रतिमा, वो एक बड़ा बयान है। वो इसलिए बड़ा बयान है कि जो बुक्सा जनजाति का जो थारू और बुक्सा जनजाति है, वो तकरीबन 4-5 सीटों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। आप ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर की 4-5 सीटों का कैलकुलेशन वो राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अब अरविंद पांडे बीजेपी के सीनियर नेता है, बहुत पुराने विधायक है, वो लगातार 4-5 बार के विधायक है। तो वो अगर एक बात कहते हैं, उनकी बात पे अगर ध्यान दिया जाए, अगर कोई प्रतिमा खंडित हो गई तो उसको ये कहना चाहिए, कोई भी नेता आकर क्या कहेगा, ये कहेगा कि जो प्राधिकरण है उसको दोबारा बनाए, निगम दोबारा बनाए, या कहेगा कि मैं अपने फंड से देता हूं या मैं उसको दोबारा बनाने की बात करता हूं। लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नेता है जो विकलांग किस्म के नेता है, और उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रतिमा तोड़ी है, और ये जो काम हुआ है, ये जो कृत्य हुआ है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है।
पुलिस की सहमति है, और अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ती जिस नेता के षड्यंत्र से ये प्रतिमा खंडित हुई है, तो हम हर गांव में बुक्सा जनजाति के एक पंचायत करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर फिर भी नहीं सुनते तो हम एसएसपी ऑफिस में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब एक बात देखिए, ये सीधे सीधे एक आरोप है कि पुलिस के सहयोग से तोड़ा है। पुलिस कौन होती है? पुलिस तो सरकार का पार्ट है। बिल्कुल। अगर आप मोटा मोटा देखें, बाजपुर सीट जी को प्रभावित करती है, एक बड़ा वोटर है। नानकमत्ता सीट को बुक्सा जनजाति, जो जनजाति वोट है, वो प्रभावित करता है। इसके अलावा गदरपुर सीट को भी करता है। खटीमा पे तो निर्णायक जैसी स्थिति में है, और खटीमा का तो जो हार जीत का समीकरण है बहुत कुछ तय करता है, जो बुक्सा जनजाति और थारू जनजाति करती है। अब अरविंद पांडे ने कहा कि मैं और जो बुक्सा जनजाति है वो एक ही जैसे हो गए हैं, और पुलिस ने मिली भगत से तुड़वा दी। अब ये इसका संदेश क्या है? आप सोचिए, इसका संदेश ये है कि सरकार इन्वॉल्व, मतलब सरकार को पुलिस इन्वॉल्व है तो जाहिर है सरकार को पता है। पुलिस और सरकार अलग थोड़ा ही है, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा उस नेता को? तो इससे क्या है, अरविंद पांडे तो कह रहा है कि मैं, वो कहेगा, बोले कि देखो मैंने आवाज उठाई मंच से। तो यशपाल आर्य की जो बाजपुर सीट है उस पर कितना असर पड़ेगा? यशपाल आर्य जाकर कहेगा, बोले कि देखो आप ये जो मौजूदा सरकार है, इनकी पुलिस ही आपके इष्ट देवता की मूर्ति को खंडित करवा दे, आपका अपमान कर रही है। तो अरविंद पांडे कहेगा मैं तो आपके अपमान की बात ही कर रहा हूँ। नानकमत्ता से जो विधायक है वो भी कहेंगे, बोले कि देखो सरकार ऐसे कर रही है, मैं अपमान मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इनका विधायक कह रहा है। तो ये बहुत गंभीर बयान है। वहां पर जो बीजेपी का नेता है या बीजेपी का जिला अध्यक्ष है या बीजेपी का विधायक है, उसको जवाब देना पड़ेगा 27 में जाकर कि वो विकलांग नेता कौन है जिसके मिली भगत से, जो पुलिस से इन्वॉल्व हो गए, प्रतिमा तोड़वा देता है। तो बड़ा राजनीतिक मतलब निकालता हुआ बयान है। और ये जाहिर सी बात है कि सीधी सीधी बात है, वो एक आरोप लगा रहे हैं, एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस, और जो हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन सरकार का पार्टी तो है पुलिस। जी बिल्कुल। तो अरविंद पांडे का वो बयान बड़ा खतरनाक है राजनीतिक तौर पे अगर देखेंगे आप। और इससे पहले भी अगर देखा जाए, मैं अगर बताएं तो अरविंद पांडे की जो नाराजगी है वो मंत्रिमंडल विस्तार में, जो मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया, तब से तो नाराजगी उनकी थी ही। हालांकि उस वक्त से लगातार उनकी जो नाराजगी रही वो अंदर खाने या गुपचुप तरीके से, इस तरीके से उनकी नाराजगी देखने को मिलती थी। लेकिन जब निकाय चुनाव से पहले उनकी जो ये नाराजगी है वो चरम सीमा पर पहुंच गई, और वो एक तरीके से उन्होंने पूरे खुलकर जो है नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दी। निकाय चुनाव में वहां पर क्या हुआ, अरविंद पांडे चाहते थे कि जो गुलर भोज एक जगह है, वहां पर किसी बंगाली समाज के आदमी को टिकट दिया जाए, चुनाव लड़ाया जाए निकाय में। और वो क्योंकि बंगाली समाज भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी भूमिका में है, हालांकि निर्णायक अवस्था में नहीं है, लेकिन कई बड़ी संख्या नहीं, लेकिन निर्णायक की दरअसल वहाँ अगर आप गदरपुर सीट की बात करें तो जो सिख समुदाय है, जो पंजाबी समुदाय है, इसके अलावा मुस्लिम समुदाय है, और जो बंगाली समुदाय, ये तीन सबसे बड़ा वोटर शेयर है वहाँ पर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन जो वहाँ पर गुटबाजी देखने को मिली, और फिर तब भी उनका ये बयान आया था, जैसा आपने जो अभी कहा कि बुक्सा जनजाति को लेकर जो उन्होंने कहा कि मुझे जब ये देख रहे हैं कि अरविंद पांडे बुक्सा जनजाति का उसको अपना रही है, मैं बुक्सा जनजाति के बीच में जा रहा हूँ, तो इस वजह से ये किया गया कि ताकि अरविंद पांडे को डेंट हो सके। तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हराना चाहते हैं, मुझे किनारे करना चाहते हैं। और उन्होंने तब भी ये कहा था कि मंत्रिमंडल को लेकर, जो हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर जो उनकी नाराजगी थी, उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल में मुझे शामिल नहीं किया गया, वो कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने बहुत बढ़ के कहा था कि कुछ मेरे ही है, अपने ही है पार्टी के लोग जो मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। हाँ, हत्या करना चाहते हैं, ये भी कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं लायक नहीं हूँगा, लेकिन अब तो मैं विधायक हूँ, अब तो मुझे चैन से अपना काम करने दीजिए। तब भी ये तमाम चीज़ें देखने को मिली। तो वहीं से जो गुटबाजी वहाँ पर उस सीट पर देखने को मिल रही है, गुटों में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एक गुट जो है वो देखा जाए तो गुंजन सुखीजा का वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक गुट अरविंद पांडे का वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो गुटबाजी भी वहाँ पर लगातार देखने को भी मिल रही है। देखिए, गुंजन सुखीजा टिकट का बड़ा दावेदार है,
अगर आप 2027 की बात करें, और जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने की बात होती है, तो आप समझिए जब से ये जो सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी का दिल्ली से किया गया, तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को बैठाया गया, तो आप एक चीज समझिए, एक और नाम है तब से ही वो कहीं मंत्रिमंडल में चर्चा होती है, बार बार उनका नाम आता है, मदन कौशिक का। जी अब मदन कौशिक तो इस तरह से उग्र नहीं हो रहे। मदन कौशिक बीच बीच में मुख्यमंत्री धामी से मिलते भी है, और अगर आप देखेंगे हरिद्वार में जो गंगा कॉरिडोर को लेकर बात चल रही है, जी। और उसमें एक बड़ी चिंता मदन कौशिक की, और मदन कौशिक की नहीं, वहां पर जो एक बड़ी चिंता बनती है बीजेपी के लिए कि जो व्यापारी प्रतिष्ठान है, जो बनिया समाज है, जो व्यापारी समाज है, उनको एक चिंता है कि हमारा जो तोड़फोड़ होगी, जो कॉरिडोर बनेंगे, तो हमारे प्रतिष्ठान उसमें शामिल हो जाएंगे। मदन कौशिक चिट्ठी भी लिखते हैं, बार बार मुख्यमंत्री से आकर मिलते भी है, अपनी बात भी रखते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो हरिद्वार के दौरे मुख्यमंत्री के लगते हैं, तो वहाँ मदन कौशिक भी दिखते हैं उन दौरों में, दिखते हैं, अन्य कार्यक्रमों में दिखते हैं। तो इसको इस तरह से भी देखना पड़ेगा कि 2027 को लेकर किसको अपने राजनीतिक अस्तित्व पर सबसे अधिक संकट दिख रहा है। जी, जिसको अपने राजनीतिक अस्तित्व पर सबसे ज्यादा संकट दिख रहा है, वो इतना ही बेचैन दिख रहा है। इसको इस तरह भी देखना पड़ेगा। मदन कौशिक को लेकर क्या है, हरिद्वार सीट पे मुझे नहीं लगता उनको कोई बहुत ज्यादा चिंता है, और वहां बीजेपी का कोई दूसरा उस तरह का नेता भी खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप डीडी हाट में देखेंगे या फिर गदरपुर पर देखेंगे, तो वहाँ सेकंड लीडरशिप है वो गुंजन सुखीजा के तौर पर देखेंगे, या फिर आप अगर आप इसी में उधम सिंह नगर में ही देखेंगे, काशीपुर में देखेंगे, वो जो मेयर है बाली, उसके तौर पर देखेंगे। तो ये बेचैनी, आप इसको, इस बेचैनी को इस तरह भी देखना चाहिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, और वो पिछली जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए वो हर जगह तैयार रहती है, वो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। तो ये इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, जो जिसको जितना अपने राजनीतिक अस्तित्व पर चिंता दिख रही है 27 में, वो इतना ही बेचैन दिख रहा है। इसको इस तरह भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये तो बात रही अरविंद पांडे की, जिस तरीके से वो नाराज भी हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की, त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो संसद में सवाल उठाते हैं खनन को लेकर, कि अवैध रूप से खनन हो रहा है, और रातों कई लोगों की मौत हो रही है, अवैध खनन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। इसी के साथ ही उन्होंने जो UKSS भर्ती घोटाला हुआ, उसमें भी जब CBI जांच की मांग कर रहे थे युवा, तब भी उन्होंने कहा कि CBI जांच करानी चाहिए, सरकार क्यों नहीं करा रही, क्या दिक्कत है, CBI जांच में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तब भी आपने भी देखा होगा, तब जब CBI जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में एक होड़ सी मच गई श्रेय लेने की, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर विधायक हो। कई विधायक अपने सोशल मीडिया पर डालते रहे, यहाँ तक कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने शाम 4 बजे के लगभग वहां पर गए और CBI जांच की संस्तुति दी, उसके तुरंत बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवाज पर ढोल नगाड़े बजने लगे और जश्न होने लगा। उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में जश्न होता है, उसमें संगठन के लोग होते हैं, लेकिन कोई इस तरीके से कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होता, क्योंकि बाकी बड़े नेताओं को वहां पर शामिल होना चाहिए था, कोई बड़ा नेता वहां पर शामिल नहीं हुआ। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, चाहे वो दिल्ली में एक बैठक भी हुई थी, जो इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी वहां पर बीच में वो छोड़ करके चले गए थे बैठक को, और उसके अगले दिन वो जाकर अनिल बलूनी से मिले, उनके साथ मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर आए। तो इस तरीके की जो तमाम गतिविधि त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी देखने को मिले, कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी लगातार, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से होकर सीधे तौर पर कहें तो देखने को भी मिल रही है। और इन चर्चाओं से जो तमाम चीजें हैं, जैसे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सवाल उठा रहे हैं, सांसद अनिल बलूनी या फिर सांसद अजय भट्ट, जिस तरीके से हरीश रावत ने कहा कि गुट जो है चुनाव मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है, तो इससे ये चर्चाएं अब प्रदेश में भी चलती हुई दिखाई दे रही है कि जो मुख्यमंत्री को कौन है जो हटाना चाहता है। और जिस तरीके की जो चर्चाएं हो रही है, इससे कई तरह की कयासबाजी आम पब्लिक भी जो है लगाती हुई देखिए है क्या ना, हटाना कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है, बीजेपी में फैसले इतनी आसानी से नहीं होते। अगर आप 2020 के आसपास की बात करेंगे, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तो यही बिशन सिंह चुफाल दिल्ली दौड़ लगा रहा था जी। और अपने तमाम विधायक को लेकर JP नड्डा से मिलने की
उस समय पे खूब ये मिले हुआ, मिले थे। मिले थे जेपी नड्डा से और तमाम ये चर्चाएं हुई। अगर उस समय पे जो असंतोष था जिस गुट में, उस गुट की कोई अगुवाई कर रहे थे तो यही बिशन सिंह चुफाल कर रहे थे, और यही बिशन सिंह चुफाल आज भी बेचैन है। और भगत सिंह कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो तब भी इस तरीके की चीजें तमाम तब हाँ, निकल कर आती थी कि बिशन सिंह चुफाल की नाराजगी भगत सिंह कोश्यारी से है। को लेकर। अब रही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की, देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर पहली तो बात ये साफ साफ दिखता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उत्तराखंड में, उस व्यवस्था से उनके तालमेल नहीं बैठ रहा है। ये तो दिखता है, बहुत सारी चीजों को लिखते। अभी हरिद्वार में जब जितने अखाड़ों की मीटिंग थी उसमें हाँ, मुख्यमंत्री गए, जी जी जो कुंभ को लेकर हो रही हाँ, थी, जी जी उसमें मदन कौशिक से लेकर तमाम लोग थे। हाँ, जो विधायक वहां पर है, जो संगठन के लोग हैं, संगठन के लोग तमाम लोग थे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं थे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत कह दे कि मैं तो फला जगह बिजी था, लेकिन राजनीति में सवाल उठते हैं, राजनीति में आपको जवाब देना पड़ता है, राजनीति में परसेप्शन काम करते हैं, राजनीति में आपकी उपस्थिति और आपकी अनुपस्थिति सवाल पैदा करती है, और सवाल ही पैदा नहीं करती, समीकरण भी बताती है कि समीकरण क्या चल रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। राजनीति ऐसे नहीं है कि कोई कारोबारी मीटिंग हो रही है, आपकी जाएंगे कि आप अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे। अब आप एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग ली दिल्ली में, हरीश रावत उसमें मौजूद नहीं रहे, तो लाइन ये निकल के आ गई कि हरीश रावत को किनारे बैठा दिया गया, एक उपस्थिति और अनुपस्थिति से। तो राजनीति में उपस्थिति और अनुपस्थिति बहुत मायने रखती है। तो जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उस घटना को नहीं भूल पा रहे जो केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया था, मुख्यमंत्री पद से हटाया। आपको याद होगा उस समय पे एक फोटो बड़ा, एक तस्वीर, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जब इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तीरथ को जब जिम्मेदारी सौंपी गई, तो ये विधायकों से मिल रहे थे और तमाम वो तो सॉरी, आपको ध्यान होगा ये जमीन पर ही बैठ गए थे सब लोगों के साथ। जी जी। तो उस समय पे ये आया कि ये क्या एक तरह का एक संदेश दे रहे हैं कि मैं नाराज हूं, विरोध हूं। हालांकि वो ऐसे ही बैठ गए होंगे, लेकिन मैंने कहा राजनीति में संकेत चलते हैं, राजनीति में नैरेटिव चलते हैं, परसेप्शन चलते हैं। तो ये एक वजह लगती है, ये बार बार दिखती है। दूसरा क्या है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई सारे बड़े काम किए, जैसे गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का काम हो, या फिर जो चार धाम को लेकर जो देवस्थानम बोर्ड का मामला हो, या फिर और भी कई सारे बड़े बड़े काम किए। और जो मौजूदा सरकार फिर जो आई, हालांकि उनमें से कुछ काम तो तीरथ सिंह रावत ने ही पलट दिए थे। फिर मुख्यमंत्री जब पुष्कर सिंह धामी बने, इन्होंने भी काफी, जैसे भू कानून को लेकर बड़े संशोधन किए गए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए थे। तो राजनीति में क्या है कि आपको ये देखना पड़ता है, फीडबैक आते हैं, अब फीडबैक के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती है। दूसरा क्या है, जो भी फैसले हुए उनको मीडिया में वो सारे फैसले इस तरह से हाईलाइट हुए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये फैसला बदला, त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो फैसला बदला। और खासकर ये जो जब ये हटाए गए उसके बाद से लगातार का जो 6-7 महीने 8 महीने का कार्यकाल रहा, और फिर जब नई सरकार आ गई उस समय का भी कार्यकाल रहा, वो बहुत हाईलाइट हुई। तो इन चीज़ों का असर पड़ता है, और मैं ये मानता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भूल नहीं पा रहे हैं उस घटना को, कि वो 1 साल पहले जो हटा दिए गए। ये एक बिल्कुल, और इसको लेकर उनकी नाराजगी देखी भी जाती है, क्योंकि जब हम भी कई बार उनसे मुलाकात करते हैं या कई बार उनका इंटरव्यू, तो वो ऑन कैमरा ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि जो आपके कामकाज हैं वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो चाहे गैरसैंण को लेकर उनका दर्द बार बार सामने आता है। वो कहते हैं गैरसैंण में जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए थे वो उस तरीके से लेकर, तो उन्होंने ये कहा भी कि ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहे हैं वो कार्य, जो मैं योजनाएं लाया या जो परियोजनाएं वो लाए, सरकार उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ा रही, मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। तो इस तरीके की बातें, उनकी नाराजगी तमाम देखने को मिलती भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हरिद्वार को लेकर अगर देखा जाए, तो हरिद्वार में भी कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई देती है। चाहे वो लक्सर विधानसभा सीट को देख लें, संजय गुप्ता जो वहाँ से विधायक रहे, या फिर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा देख लें, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी लेकर के हो, तो जो विधायकों का वहाँ पर जो गुटबाजी 2 गुटों में है, एक तरफ ये माना जाता है कि एक गुट त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, एक गुट वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, एक गुट वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री निशंक का है। तो वहाँ पर भी इस तरीके से हरिद्वार की राजनीति से भी प्रभावित होता है, और हरिद्वार की जो गुटबाजी है, जो वहाँ पर तमाम चीज़ें हो रही हैं,
जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो गुट के लोग हैं, ये चर्चाएं अक्सर होती है कि उनकी जो है सुनी नहीं जाती सरकार में, और चाहे अफसर हो या पुलिस हो, वहाँ पर उनकी उस तरीके से बातें नहीं मानी जाती, इस देखिए, वजह से भी उनकी इसमें नाराजगी देखने को मिलती है। बिल्कुल हरिद्वार क्या है ना, इस बार भी पिछली बार भी हरिद्वार सबसे टफ बीजेपी के लिए हो गया था। बाद में जब परिणाम आया और परिणाम आने के बाद जो इनके इंटरनल जो भी जांचें हुई थी उसमें भी साफ साफ आया था कि वहाँ अंदरूनी जो समीकरण थे, गुटबाजी थी, एक नेता दूसरे नेता के विरोध में, दूसरा नेता दूसरे नेता के विरोध में वहाँ दिखे थे, अंदर खाने गुटबाजी का शिकार हुई थी और वो हार की कई सारी सीटों पे वजह बनी थी ये। और इस बार भी हरिद्वार को साधना फिर भी एक चिंता दिख सकती है। अभी मौजूदा समय में देखें तो निशंक बड़ी तारीफ करते रहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। अभी हरिद्वार में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बड़ी तारीफ की उन्होंने, और त्रिवेंद्र सिंह रावत उस तरह से दिखते नहीं है। तो हरिद्वार, इसमें कोई दो राय नहीं। और हरिद्वार का जो जातीय समीकरण है, जैसे वहाँ मुस्लिम वोटर ज्यादा है, कई सीटें तो ऐसी है जिन पे वो बिल्कुल डिसाइडिंग निर्णायक रहता है। तो हरिद्वार टिपिकल बीजेपी के लिए पहले उस तरह से नहीं, लेकिन अब मौजूदा जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है और जो कांग्रेस की राजनीति भी उससे होता हुआ दिखता है। लेकिन एक इसमें हरिद्वार और जो उधम सिंह नगर है उसको लेकर एक सवाल और बनता है। अभी जो कांग्रेस की टीम बनी है वो, आप जैसे कुमाऊं का पर्वतीय हिस्सा कहेंगे, या फिर दलित वोटर यशपाल आर्य के माध्यम से कहेंगे, या फिर जो गढ़वाल है उसके पर्वतीय हिस्सों को साधते हुए दिखते हैं इधर प्रीतम सिंह के जरिए। लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर का कोई इस तरह का आदमी अभी भी कांग्रेस में उस तरीके से जो संगठन बना है शामिल नहीं हुआ है। तो अब कार्यकारिणी बनेगी तो देखना होगा कि कांग्रेस कैसे करती है। तो कांग्रेस को भी यहाँ पे इन दोनों जिले में कोई एक मुखरा नेता चाहिए ही चाहिए। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अगर आपसी तालमेल ठीक हो जाता है तो हरिद्वार में कई नेता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद बड़े नेता है। अब वो डिपेंड करता है, देखिए जब सीटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी में तो इस तरह तो है नहीं है कि आप इससे पूछ के बांटेंगे टिकट, उससे पूछ के बांटेंगे। उनके यहाँ एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। तो बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करेगी। ये जरूर है कि जब चुनाव होता है, जब चुनाव की तिथि आती है तो उस समय नेताओं का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो हरिद्वार बीजेपी के लिए चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा लगता है। जी जी। काला डूंगी में भी देखा जाए, काला डूंगे में भी विधायक बंशीधर भगत की भी लगातार नाराजगी देखी जाती है, और कहीं ना कहीं विधायक जो बंशीधर भगत हैं वो भी अब अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो यानी कि बंशीधर भगत चाहते हैं कि काला डूंगी विधानसभा सीट पर जो है उनके बाद उनका बेटा चुनाव लड़े। लेकिन एक खेमा है, जो ये खेमा कहें या एक जो अलग है, वो चाहते हैं कि वहाँ से गजराज बिष्ट जो है वहाँ से काला डूंगी से चुनाव लड़े, और गजराज बिष्ट भी चाहते हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ा जाए। तो अब जो गजराज बिष्ट और जो विधायक हैं काला डूंगी के बंशीधर भगत, उनमें भी तमाम चीजें इस तरीके से दरअसल देखिए है क्या ना, गजराज बिष्ट 2022 में चुनाव लड़ने के लिए अड़ गए थे, और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हस्तक्षेप करना पड़ गया था। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हस्तक्षेप करने के बाद सीधे सीधे तब वो गजराज सिंह बिष्ट माने थे। और इस बार भी गजराज सिंह बिष्ट का वो मीडिया के सामने इस तरह बयान नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो बात होती रहती है हल्द्वानी में या नैनीताल जिले में बीजेपी के लोगों से भी, गजराज सिंह बिष्ट का मन है काला डूंगी से लड़ने का। तो जाहिर सी बात है काला डूंगी से अगर वो लड़ेंगे तो या तो बंशीधर भगत का टिकट कटेगा या उनके बेटे का कटेगा। तो ये उसका एक असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अगर बीते कुछ समय से बात की जाए तो अगर बीते कुछ समय को देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये चीज़ें होने लगी हैं, और ये चर्चाएं पहले कांग्रेस के लिए होती थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कोई कुछ भी खुले मंच पर कह देता है। तो अब ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में भी आती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर अगर निकाय चुनाव की बात अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव के बाद ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में ये भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है, कई राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अगर इस तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी में चलता है और इस तरीके की जो
गुटबाजी बढ़ रही है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही जो वर्चस्व की लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। तो इससे आने वाले समय में 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती, जो विधायकों में नाराज़गी देखने को मिल रही है, जो वरिष्ठ विधायक हैं उनमें जो नाराज़गी देखने को, तो इसका नुकसान 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर देखने को मिल भी सकता है। आपका इस पर क्या निष्कर्ष, पूरा आप देख रहे हैं जो तमाम चीज़ें जो गुटबाजी इस पर हुई है, आपका इसको लेकर क्या पूरा निष्कर्ष है? देखिए 2027 में इस गुटबाजी का कितना नुकसान होगा वो डिपेंड करेगा कि जो बीजेपी है वो चुनाव में किस तरह से जाएगी। पहली बात क्या है, बीजेपी को 10 साल हो जाएंगे उत्तराखंड में सत्ता में रहते हुए। तो ये जो 27 का चुनाव हो रहा है, ये 27 का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। बीजेपी में बहुत सारे नेताओं का फ्यूचर तय करने वाला है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखें, जितने भी ये लोग बेचैन दिख रहे हैं, ये 27 के चुनाव में या तो निपट जाएंगे, जीत कर आते हैं तो भी निपट जाएंगे, या फिर इनकी बेचैनी ये है कि कैसे सत्ता को फिर से अपने आसपास किया जाए। राजनीति में क्या है, नेक्स्ट पीढ़ी को जब नेक्स्ट जनरेशन को जब बागडोर दी जाती है तो ये बेचैनी एक स्वाभाविक सी बात होती है। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए है क्योंकि ये जितने भी नेता हैं ये सारे ठीक ठाक नेता है। किसी के पास एक विधानसभा सीट का जिम्मा है, कई सारे दो विधानसभा सीट पर कई सारे लोग अगर देखें सांसद है तो वो और भी ज़्यादा बड़े इलाके को प्रभावित कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए चुनौती तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी बहुत समय है और डिपेंड करता है कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव में जाने वाली है। इसमें बहुत एक बड़ा फैक्टर कैबिनेट विस्तार को भी लेकर है। कैबिनेट विस्तार अगर हो जाता है, जैसा कि फिर से सुगबुगाहट हुई, महेंद्र भट्ट ने कहा है कि एक मीटिंग बाकी है, तो अगर कैबिनेट विस्तार होता है और उस कैबिनेट विस्तार में ये जितने भी असंतुष्ट नेता है इनमें से किसी को भी जगह नहीं मिलती है, तो बहुत एक संकेत साफ हो जाएगा कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव में जाने वाली है। और अगर इनमें से किसी को जगह मिलती है तो फिर एक अलग समीकरण बनेंगे। तो अभी समय है, बहुत कुछ बीजेपी में अभी सामने आना बाकी है, ये कह सकते हैं जी। तो हमने आज बात की जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार गुटबाजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो सार्वजनिक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मंच पर अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी साफ तौर पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर हमने आपको पूरा एक विश्लेषण आपके सामने रखा। अगली बार एक और जो है विश्लेषण लेकर के आएंगे अन्य कुछ मुद्दों को लेकर। उस तब तक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।